नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं आकाश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम श्याम है। तो चलिए अब ये कहानी श्याम जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम श्याम है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची और बेहद डरावनी घटना है। इस एक घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी और उसी दिन के बाद मैंने तय कर लिया था कि अब चाहे जितना भी पैसा मिल जाए, रात में ट्रक नहीं चलाऊंगा। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। यह काम मैंने करीब 18 साल पहले शुरू किया था। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल दिमाग को झकझोर कर रख दिया। आज मैं वही बात आपसे साझा करने जा रहा हूं, लेकिन एक बात आपसे साफ कर दूं, अगर दिल कमजोर है तो इस कहानी को रात में अकेले न सुनिएगा। ये बात उन दिनों की है जब मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री के लिए ट्रक चलाता था। मेरा काम सिंपल था, माल को लोड करना, गंतव्य तक पहुंचाना और फिर वापस लौटना। फैक्ट्री का मालिक ठीक ठाक इंसान था, कभी ज्यादा टोका टाकी नहीं करता था, लेकिन एक बार जब माल समय पर ना पहुंचे तो उसका मूड खराब हो जाता था। उस दिन सुबह करीब 11 बजे मुझे फोन आया फैक्ट्री से। मैनेजर ने कहा, अर्जुन भाई, आज थोड़ा जरूरी माल है और ड्राइवर सब छुट्टी पर हैं। मालिक कह रहे हैं कि अगर आप जा सको तो बहुत अच्छा रहेगा, दुगुना पैसा मिलेगा। मैंने पहले मना किया क्योंकि अब मैं रात में ट्रक नहीं चलाता, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, केवल 300 किलोमीटर का चक्कर है। आज निकलो तो शाम तक पहुंच भी जाओगे और वहां से सुबह निकलकर वापस भी आ जाओगे। मुझे लगा ठीक है, दिन में निकल जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि रात होने से पहले पहुंच जाऊंगा। मैंने हाँ कर दी। करीब 1 घंटे बाद मैं फैक्ट्री पहुंचा। ट्रक तैयार था, माल लोड हो रहा था। मेरे साथ छोटू भी था, मेरा क्लीनर, उम्र में मुझसे छोटा लेकिन बहुत ही समझदार लड़का था। उसे जब भी ट्रक में बिठाओ, गाना सुनना और बातें करना शुरू कर देता। हम दोनों ट्रक में चढ़े और दोपहर करीब 1 बजे हमने रास्ता पकड़ लिया। छोटू ने जैसे ही ट्रक के केबिन में बैठते ही रेडियो ऑन किया, एक पुराना गाना बजने लगा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। मैंने हंसते हुए कहा, अब एक गमगीन गाना क्यों बजा रहा है, कुछ ताजगी वाली चीज लगा। छोटू बोला, अर्जुन भैया, आज का सफर भारी लग रहा है। मैंने कहा, क्यों रे, ट्रक में तेरा कोई भूत बैठा है क्या? वो हंसा, भूत नहीं, लेकिन मौसम अजीब लग रहा है। सुबह से ही बादल कुछ ज्यादा घुमड़ रहे हैं। मैंने बाहर देखा, सच में आसमान में काले बादल थे। हवा भी थोड़ी अजीब थी, जैसे बरसात कहीं पास ही हो। हम करीब 2-2.5 घंटे तक लगातार चले। रास्ता सुनसान था पर सड़क ठीक थी। मैं लगभग 60 की स्पीड से ट्रक चला रहा था। करीब 4 बजे हम एक ढाबे के पास रुके। छोटू को भूख लगी थी और मुझे चाय की तलब हो रही थी। ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था। मिट्टी के फर्श पर 2 बेंच, एक बड़ा सा कड़ाही जिसमें पकौड़े बन रहे थे और एक बूढ़ा चाय वाला जो ठंड से कांप रहा था। हमने ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया और ढाबे के पास चले गए। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और छोटू ने समोसे मंगवा ली। हम जैसे ही बैठने लगे तभी मैंने देखा ढाबे के पास एक औरत बैठी थी। मैले कुचैले कपड़े, उलझे हुए बाल और हाथ में एक कटोरा। वो भिखारी औरत थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने उसकी हालत देखी, पर उस वक्त मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और मेरा पर्स शायद फैक्ट्री में ही छूट गया था। मैंने छोटू से पूछा, रे, तूने मेरा पर्स देखा? वो बोला, नहीं भैया, शायद ऑफिस में ही भूल गए होंगे। मैंने उस औरत से माफी मांगी, बहन माफ करना, आज कुछ साथ नहीं लाया। वो चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली, न ताने दिए न गाली दी। बस कटोरा अपनी गोद में रखा
और अपनी आंखें नीची कर ली। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम चाय पीकर वापस ट्रक में बैठे। छोटू थोड़ा चुप था। मैंने पूछा, क्या बात है बे? वो बोला, भैया उस औरत की आंखें देखी आपने? मैंने कहा, क्यों, क्या खास था? वो बोला, ऐसा लगा जैसे बहुत गहरा कुछ छुपा हो। डर लगा मुझे। मैंने हंसते हुए कहा, तो ना ज्यादा सोचना छोड़ दे, ढाबों पर ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। हम ट्रक लेकर आगे बढ़े, लेकिन दिल में कहीं वो औरत की आंखें अटक गई थीं। ढाबे से निकलने के बाद माहौल कुछ बदलने लगा था। छोटू अब भी चुप था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे किसी ने कुछ कह दिया हो या किसी चीज को लेकर वह परेशान हो। मैंने उसे छेड़ा, क्या बात है, ढाबे वाली भिखारन का असर अब तक बाकी है क्या? वो मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, भैया कभी कभी इंसान की आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। बिना बोले मैंने उसका कंधा थपथपाया। चल छोड़ना, बहुत देखी हैं ऐसी आंखें, सड़कें सब कुछ सिखा देती हैं। बाहर का मौसम और भी भारी लगने लगा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान भी कुछ कह रहा हो। रास्ता सीधा था, लेकिन अकेला। ना कोई दुकान, ना कोई गाड़ी, ना कोई चहल पहल, बस घना जंगल, ऊंचे पेड़ और हमारे ट्रक का इंजन। करीब 1 घंटे तक हम लगातार चलते रहे। अब सूरज छिप चुका था, उजाला कम होता जा रहा था और सड़क पर अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मैंने घड़ी देखी, 6:30 बज रहे थे। लगा जैसे कहीं आग जल रही हो। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी धीमी की और जैसे ही उस जगह के पास पहुंचे, देखा कि सड़क के एक किनारे एक छोटा सा अस्थायी ठिकाना बना हुआ था। लकड़ियों की आग जल रही थी। पास में एक झोपड़ी जैसा टीन का ढांचा था। वहीं पर 2-3 लोग बैठे दिखे। मैंने ट्रक रोका। हम दोनों नीचे उतरे। ठंडी हवा चल रही थी। छोटू कांपने लगा। भैया ये जगह अजीब सी नहीं लग रही? मैंने इधर उधर देखा, कुछ खास नहीं था। एक बूढ़ा आदमी लकड़ियों की आग के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो हमें बिना पलक झपकाए देख रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा, बाबा यहाँ कोई बाथरूम जैसा इंतजाम है? उसने धीरे से कहा, सामने बाईं तरफ पगडंडी है, उसी पर थोड़ा अंदर जाओ, पेड़ों के पीछे खुला मैदान है। मैंने छोटू को कहा, तू यहीं रुक, मैं आता हूं। जैसे ही मैं पगडंडी की ओर बढ़ा, पीछे से छोटू ने धीरे से कहा, भैया जल्दी आना। मैंने मुस्कुराकर इशारा किया और चला गया। पगडंडी ज्यादा चौड़ी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी थी। चारों तरफ घना जंगल और पेड़ों की टहनियां आपस में जुड़कर जैसे एक सुरंग जैसा रास्ता बना रही थी। कुछ ही कदम बाद मैंने देखा कि एक औरत उस पगडंडी के किनारे बैठी थी। वही भिखारन औरत, एकदम वैसी ही, वही कपड़े, वही कटोरा, वही झुकी हुई नजर। मैं हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? ढाबा तो पीछे छूट चुका था और हम लगभग 50 किलोमीटर आगे आ चुके थे। क्या ये वही औरत है? मैं रुक गया। उस औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम सूनी थीं, बिल्कुल खाली। मैंने डरते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ आगे बढ़ाया और बोली, बाबूजी 1 रुपया दे दो। मैंने घबराकर जेब टटोली, लेकिन पर्स तो फैक्ट्री में ही रह गया था। मेरे पास वाकई कुछ नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, सच में मैं तो बाथरूम के लिए आया हूं। वो बोली, हर कोई यही कहता है, लेकिन जो नहीं देते उनके साथ कुछ न कुछ होता है। उसकी आवाज में अब नमी थी, जैसे कोई गहराई से बोल रहा हो। मैंने पीछे देखा। पगडंडी अब उतनी साफ नहीं दिख रही थी जितनी पहले थी। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी हो चुकी थी। मैंने जल्दी से मुड़कर वापसी की तरफ कदम बढ़ाए। जब वापस उस ढाबे जैसी जगह पर पहुंचा तो देखा कि वहां अब कोई नहीं था। ना बूढ़ा आदमी, ना आग, ना झोपड़ी, बस मेरा ट्रक खड़ा था और छोटू वहीं नीचे बैठा था। मैंने दौड़कर उसके पास पहुंचा और घबराकर पूछा, अबे ये सब कहां गया? वो बूढ़ा, वो आग, कुछ नहीं दिख रहा। छोटू ने अजीब सी नजर से देखा। भैया यहां तो कोई नहीं था। जब से आपने ट्रक रोका मैं यहीं बैठा हूं। आपने खुद ही कहा था कि यहीं रोकूं। आप अकेले उतरे थे और जहां आप गए थे वहां तो कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और सीट पर बैठ गया। सांसें तेज हो रही थीं, पसीने से कपड़े भीग चुके थे। छोटू भी मेरे बगल में आकर बैठ गया।
हम दोनों कुछ नहीं बोले, कुछ देर तक बस इंजन की आवाज और बाहर की हवा। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और चुपचाप आगे बढ़ा। मन ही मन एक बात बार बार दोहराई जा रही थी, अगर नहीं दिया तो कुछ ना कुछ होता है। ट्रक के केबिन में बैठकर जब मैंने इंजन स्टार्ट किया तो मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। छोटू ने कुछ नहीं पूछा, शायद उसने मेरी हालत समझ ली थी। कुछ मिनट तक हम दोनों ने कोई बात नहीं की, बस ट्रक बढ़ता रहा और सड़कों के किनारे के पेड़ अंधेरे में पीछे छूटते रहे। आसमान अभी बादलों से भरा था और बिजली रह रहकर चमक रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा था। छोटू ने आखिर चुप्पी तोड़ी। भैया, आप ठीक हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन क्या बताता उसे? क्या कहता कि वहां एक भिखारन औरत मुझे अजीब बातें कह रही थी जो वहां हो ही नहीं सकती थी। मैंने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा घबराया हूं। छोटू बोला, लगता है आज की रात कुछ अलग ही है। मैंने सिर हिलाया, हाँ कुछ तो है। रास्ता अब उबड़ खाबड़ हो चला था। एक मोड़ के बाद जंगल और भी घना हो गया था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी टहनियां सड़क के ऊपर झुक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो जंगल धीरे धीरे हमें निगल रहा हो। लगभग 20 मिनट और चलने के बाद सामने एक बोर्ड दिखा, आगे 5 किलोमीटर बाद चढ़ाई शुरू होती है, सतर्क रहें। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। अचानक छोटू बोला, भैया पीछे कोई बैठा है क्या? मैं चौंका, क्या बकवास कर रहा है? वो बोला, नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे कुछ हलचल हुई हो, शायद कोई जानवर वगैरह। मैंने शीशे से पीछे देखा, अंधेरा था। ट्रक का पिछला हिस्सा खाली था, लेकिन कालेपन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे डांट दिया, बकवास मत कर, डरने की जरूरत नहीं है। वो चुप हो गया, लेकिन अब मैं भी बेचैन हो चुका था। हम चढ़ाई पर चढ़ने लगे। ट्रक की आवाज तेज हो गई थी और इंजन की घरघराहट हर झटके के साथ गूंज रही थी। चढ़ाई खत्म होते ही एक अजीब मोड़ आया, बहुत तीखा और ढलान वाला। मैंने ट्रक को पहले गियर में डाला और ध्यान से मोड़ लिया, और तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सामने सड़क के किनारे वही भिखारन औरत दिखाई दी। एकदम वैसी ही, सिर झुका हुआ, वही कपड़े, वही कटोरा। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके से रुक गया। भैया, छोटू चिल्लाया, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, वो फिर से वही औरत। छोटू ने देखा और हैरानी से बोला, कौन औरत? कहां? मैंने सामने देखा। अब वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी, सिर्फ ट्रक की लाइट और उसके आगे पहला अंधेरा। छोटू बोला, आपको कोई वहम हुआ है भैया, शायद थकान हो गई है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मैंने गहरी सांस ली। छोटू, ये तीसरी बार है। वही औरत 3 बार 3 अलग अलग जगहों पर दिखाई दी है, और हर बार उसी हाल में। वो भी अब डरने लगा था। भैया, ये कोई आम बात नहीं लग रही। हमने ट्रक थोड़ी देर के लिए सड़क किनारे खड़ा किया। बाहर घना जंगल था और बारिश अब टप टप गिरने लगी थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया, क्योंकि वहां से भी अब कोई अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे रेडियो पर कोई बुदबुदा रहा हो। छोटू ने एक बार फिर पूछा, भैया आपने उसे पहली बार कब देखा था? मैंने कहा, ढाबे पर, फिर जंगल में पगडंडी के पास, अब यहां इस मोड़ पर। छोटू चुप हो गया, फिर कुछ देर बाद बोला, भैया क्या आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा था उसे? मैंने सिर झुका लिया। मुझे याद आया कि ढाबे पर जब उसने भीख मांगी थी तो मैंने कहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, माफ कर दो। छोटू बोला, भैया कई बार कुछ आत्माएं भी उसी शक्ल में आती हैं जो जिंदगी में किसी से बदला लेना चाहती हैं। मैंने कहा, तू ज्यादा फिल्मी बातें मत कर। लेकिन दिल के अंदर कहीं कुछ हिल रहा था। बारिश तेज हो चुकी थी। हमने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर चले थे कि ट्रक की हेडलाइट अचानक झपकने लगी, जैसे कोई वायरिंग खराब हो गई हो। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। बारिश में भीगते हुए मैं बोनट खोलने ही वाला था कि छोटू ने केबिन से चिल्लाकर कहा, भैया कोई लड़की पीछे ट्रक के पास खड़ी है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने गाड़ी का बोनट बंद किया और फिर दौड़कर केबिन में बैठ गया। अब हमें जल्दी उस फैक्ट्री तक पहुंचना था, किसी भी कीमत पर। ट्रक स्टार्ट करते हुए मेरे हाथों में हल्की हल्की कंपन थी।
बारिश अब और तेज हो चुकी थी और हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसाते हुए हमारे आसपास मंडरा रहा हूं। छोटू भी चुपचाप बैठा था। उसकी निगाहें खिड़की से बाहर अंधेरे में खोई हुई थी। इंजन की आवाज और टायरों के पानी में फिसलने की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी, घनी और भारी। करीब आधा घंटा और चलने के बाद अचानक मुझे एहसास हुआ कि ट्रक कुछ ज्यादा भारी हो गया है, जैसे उसमें अचानक कुछ लोड बढ़ गया हो। मैंने स्पीड थोड़ा कम कर दी। छोटू, ट्रक भारी लग रहा है तुझे? छोटू ने सिर हिलाया। हाँ भैया, महसूस तो हो रहा है। कहीं टायर में पंक्चर तो नहीं हो गया? मैंने ट्रक साइड में लगाया। वाइपर अब इतनी तेजी से चल रहे थे कि सड़क का कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैंने ट्रक से उतरकर चारों टायर चेक किए, सब ठीक थे। पर फिर भी ट्रक भारी क्यों लग रहा था? मैं वापस केबिन में बैठा। जैसे ही दरवाजा बंद किया तो एक अजीब सी महक आई। गीले कपड़ों, मिट्टी और लोहे की जली हुई गंध का एक अजीब मिश्रण। मैंने छोटू से पूछा, कुछ गंध आ रही है तुझे? छोटू ने सूंघा और घबराकर बोला, हाँ भैया, जैसे कुछ सड़ रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब बिना कुछ कहे हम समझ गए थे कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने ट्रक धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाया। करीब 5 मिनट चले ही थे कि छोटू ने कांपती आवाज में कहा, भैया, पिछली सीट पर कोई बैठा है। मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। धीरे से शीशे में देखा और सच में ट्रक के अंदर पीछे की तरफ एक धुंधली सी परछाई बैठी थी, सिर झुका हुआ, लंबे बाल और हाथ में कुछ पकड़े हुए। मैंने गला साफ किया और हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। अब भी कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन सीट के कपड़े कुछ दबे हुए लग रहे थे, जैसे कोई वाकई वहां बैठा हो। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। छोटू ने धीमे से कहा, भैया चलो यहां से, जल्दी। मैंने गियर बदला और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ट्रक अब भारी होता जा रहा था, जैसे कोई जानबूझकर पीछे खींच रहा हो। बारिश का पानी अब ट्रक की छत पर टप टप करके गिर रहा था, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजे पर थपकी दे रहा हूं। इसी बीच अचानक से रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन कोई गाना नहीं, सिर्फ फुसफुसाहटें, जैसे कई लोग एक साथ धीमे धीमे कुछ बोल रहे हों। छोटू, बंद कर इसे, मैंने चिल्लाया। छोटू ने हाथ बढ़ाया और रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तब तक फुसफुसाहटें हमारे कानों में उतर चुकी थीं। अब ट्रक में सिर्फ 3 चीजें थीं, इंजन की घरघराहट, बारिश की आवाज और हमारे दिलों की धड़कनें। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि सामने एक और मोड़ आ रहा है। सड़क गीली थी और मोड़ बहुत तीखा था। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। जैसे ही मोड़ के पास पहुंचे, अचानक ट्रक के अंदर से एक आवाज आई, बिल्कुल साफ, एक औरत की आवाज। बाबूजी, अब कहां जाओगे? मैंने ब्रेक मारा। ट्रक फिसलते हुए रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, अब वहां कोई नहीं था। न कोई परछाई, न कोई साया, सिर्फ खाली सीट और पानी से भीगी सीट की महक। छोटू अब कांपने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, हमें कुछ हो जाएगा क्या? वह फुसफुसाया। मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला और कहा, नहीं छोटू, कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लो और बस ट्रक चलाते रहो। हमने फिर से ट्रक चलाया, लेकिन अब हमारी रफ्तार बहुत कम हो चुकी थी और हमारे दिलों में एक डर स्थायी रूप से बैठ चुका था। आगे जो रास्ता था वो शायद अब सामान्य नहीं रहने वाला था। रात अब आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट जैसे जैसे अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी, हमारा डर और भी गहराता जा रहा था। छोटू अब चुपचाप नहीं था, बल्कि धीरे धीरे भगवान का नाम बुदबुदा रहा था। हनुमान चालीसा, जय बजरंग बली। उसकी आवाज डर और भक्ति दोनों से कांप रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। घबरा मत रे छोटू, बस थोड़ी दूर और है, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बस दिल बहलाने वाली बात थी। मुझे खुद नहीं पता था कि हम सही सलामत निकल पाएंगे या नहीं। हम एक सुनसान पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। दोनों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें और बीच में संकरी सड़क। बारिश अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन कोहरा इतना गहरा हो गया था कि 5 मीटर आगे भी देखना मुश्किल था। इसी कोहरे में अचानक ट्रक के सामने कुछ हिलता डुलता दिखाई दिया। मैंने ब्रेक मारा। सड़क पर एक औरत खड़ी थी, वही भिखारन औरत।
लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा नहीं, एक डरावना नकाब। उसका चेहरा एकदम सूझा हुआ था, जैसे किसी ने जलाया हो। आंखें अंदर धंसी हुई, लेकिन उनमें एक भयानक चमक थी। होंठों से खून रिस रहा था और हाथ में वही कटोरा। मगर इस बार वो भीख नहीं मांग रही थी, बस हमें घूर रही थी। एक तक छोटू ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, ये इंसान नहीं है। मुझे पसीना आने लगा। मैंने ट्रक पीछे करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक बंद हो गया। इंजन ने जैसे हार मान ली हो। स्टार्ट कर भैया, जल्दी, छोटू चिल्लाया। मैंने 2 बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ और उस औरत ने धीरे धीरे ट्रक की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने खिड़की बंद की, दरवाजे लॉक किए और सीट पर पीछे सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। भगवान, अगर तू है तो बचा लेना। छोटू अब जोर जोर से राम नाम जपने लगा था और तभी उस औरत ने ट्रक की साइड खिड़की पर जोर से हाथ मारा। उसका चेहरा अब शीशे से सट कर दिखाई दे रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। बस उसकी आंखें जैसे मेरे अंदर झांक रही थी। भैया, छोटू चिल्लाया, वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। मैंने स्टार्ट बटन फिर से घुमाया और इस बार ट्रक दहाड़ मारकर चालू हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे गियर डाला और एक्सीलेटर पर पूरा जोर दिया। ट्रक आगे बढ़ा और पीछे शीशे में मैंने देखा वो औरत अब भागने की कोशिश कर रही थी, हमारे पीछे दौड़ती हुई, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। उसके हाथ पांव ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई गुड़िया को किसी ने उल्टा पकड़कर फेंक दिया हो। एक भयानक झटका और ट्रक मोड़ पर मुड़ गया। वो औरत गायब हो गई। हम कुछ मिनट तक बिना कुछ बोले ट्रक चलाते रहे। फिर छोटू ने धीमे से कहा, भैया, आपको पता है ना ये कौन है? मैंने धड़धड़ाती आवाज में पूछा। क्या मतलब? छोटू बोला, कुछ हफ्ते पहले जब मैं अपने गांव गया था, तब सुना था कि इसी रास्ते पर कुछ साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी। एक ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था, क्योंकि वो भीख मांग रही थी। उस ड्राइवर ने कहा था, जा हट यहां से, वरना कुचल दूंगा। और सच में उसने उसे कुचल दिया। मैं चौंका। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बोला, मैंने सोचा वो बस कहानी है, लेकिन अब लगता है वही आत्मा है जो अब हर उस ड्राइवर से बदला लेती है। मैंने गहरी सांस ली। मुझे याद आया ढाबे पर जब उसने भीख मांगी थी तो मैंने उसे मना किया था। तो अब क्या होगा छोटू? हमने ट्रक चलाया अगले शहर तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब सफर आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वो औरत अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वो हमारे पीछे नहीं, अब हमारे साथ थी। हम शहर की तरफ बढ़ रहे थे। मौसम अभी बेकाबू था, कभी बारिश तेज हो जाती, कभी कोहरा घना हो जाता। लेकिन अब इन चीजों से डर नहीं लग रहा था। अब डर लग रहा था उससे, जो अब तक सिर्फ दिखती थी और अब महसूस भी होने लगी थी। छोटू बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं और होंठों पर अब सिर्फ हनुमान चालीसा के अधूरे शब्द भड़भड़ा रहे थे। मैंने ट्रक की हेडलाइट हाई बीम पर डाल दी ताकि दूर तक दिखे, लेकिन कोहरा इतना गहरा था कि लाइट खुद ही डर कर लौट आ रही थी। मैंने रेडियो चालू किया, शायद माहौल थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन जैसे ही बटन दबाया, रेडियो से फिर वही धीमी टूटी फूटी आवाजें आने लगी। बाबूजी, अब कहाँ भागोगे? एक बार सिर्फ 1 रुपया ही तो मांग रही थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ डर नहीं था, यह हकीकत थी। कोई आत्मा, कोई बुरी ताकत हमारे साथ चल रही थी। शायद अब ट्रक का हिस्सा बन चुकी थी। करीब 18 किलोमीटर आगे एक छोटा सा चौराहा आया। वहां एक पुराना सरकारी रेस्ट हाउस था, जिसके सामने एक उजड़ा हुआ ढाबा था। सब सुनसान पड़ा था। मैंने ट्रक किनारे रोक दिया। छोटू ने पूछा, भैया रुके क्यों? मैंने कहा, थोड़ा दम ले लें, आगे चलकर कुछ दिख नहीं रहा। वैसे भी यहां से आगे वो पुल आता है जो बहुत पुराना और कमजोर है। छोटू ने चुपचाप सिर हिलाया। हम दोनों ट्रक में बैठे ही रहे। इंजन बंद, ना कोई आदमी ना कोई जानवर, बस बारिश की टिप टिप और कोहरे की घुटन। तभी पीछे सीट पर एक खरोंच जैसी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। मैंने गर्दन धीरे से पीछे घुमाई और देखा वो औरत अब ट्रक के अंदर ठीक हमारे पीछे बैठी थी। सिर झुका हुआ, बाल भीगे हुए और होंठों से पानी नहीं खून टपक रहा था। उसके हाथों में वही कटोरा था,
लेकिन अब उसमें भी लाल रंग का कुछ भर चुका था। मैंने छोटू को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वो हिल तक नहीं पा रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, तू चाहती क्या है? उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं, पुतलियां नहीं, सिर्फ सफेदी। फिर वो बोली, मुझे सिर्फ 1 रुपया चाहिए था। तुमने मुझे दुत्कार दिया, अब मैं तुम। छोटू के मुंह से चीख निकली, भैया भागो! मैंने जैसे तैसे इग्निशन घुमाया, ट्रक स्टार्ट हुआ और हम पूरी ताकत से वहां से निकल भागे। ट्रक की स्पीड 80 से ऊपर चली गई, लेकिन मन में डर और भी ज्यादा। पीछे से अब आवाजें आने लगी, रुको बाबूजी, अब तो सवारी शुरू हुई है। मैंने मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं था, लेकिन ठंडी हवा अब केबिन के अंदर तक घुस चुकी थी। दरवाजे बंद थे, फिर भी अंदर हवाओं का सैलाब महसूस हो रहा था। ट्रक की लाइट अब झपकने लगी थी, जैसे आंखें मिचमिचा रही हों। अचानक ट्रक खुद ब खुद ब्रेक लगाने लगा। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन इंजन मानो किसी और के कंट्रोल में था। छोटू चिल्लाया, भैया कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पर झटका दिया और तभी ट्रक एक झटके से रुक गए। अगर 1 सेकंड और देर हो जाती तो ट्रक सीधे नदी में गिर जाता। मैंने छोटू की तरफ देखा, वो बेहोश हो चुका था और तब वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ना दरवाजा खुला, ना खिड़की टूटी, फिर भी वो ट्रक के सामने थी। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा, घूरती रही और फिर धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। मैंने कांपते हाथों से ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और किसी तरह छोटू को संभालते हुए पुल पार किया। सुबह की पहली किरण जब मेरी आंखों पर पड़ी तो हम एक पुलिस चौकी के पास खड़े थे। छोटू अब भी बेहोश था। मेरी आंखों में नींद नहीं, खौफ था। मुझे समझ आ गया था अब यह सफर साधारण नहीं रहा। अब यह सिर्फ माल की डिलीवरी का सवाल नहीं था, अब यह हमारी जिंदगी की डिलीवरी थी। सुबह हो चुकी थी, ट्रक सड़क किनारे खड़ा था और छोटू पिछली सीट पर अभी अचेत सा पड़ा था। मैं सड़क किनारे बैठा था, हाथ में पानी की बोतल और दिल में एक ही सवाल, आखिर वो आंखें कौन हैं? क्या इस रास्ते पर कभी कोई हादसा हुआ है? कोई औरत, भिखारी, कोई कहानी? सिपाही ने मेरी तरफ देखा और आंखें छोटी कर ली। तू कौन है? मैंने कहा। ट्रक ड्राइवर हूं, कल रात एक अजीब औरत दिखी, उसी के बारे में जानना है। वो सिपाही थोड़ा चुप रहा, फिर कहा, यहां बहुत पुराने किस्से हैं। एक बार एक ट्रक ड्राइवर ने, वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि छोटू धीरे से करा उठा। मैंने पलट कर देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। शायद अब कहानी का नया मोड़ आने वाला था। मैंने सिपाही की बात को बीच में ही रोक दिया और जल्दी से छोटू के पास गया। छोटू, क्या हुआ? ठीक हो? छोटू ने कमजोर आवाज में कहा। भैया, वो औरत। उसकी आंखें अभी भी डरी हुई थीं और वो आसपास देखने लगा जैसे उसे अब भी वो दिखाई दे रही हो। मैंने उसे दिलासा दिया, शांत हो छोटू, अब सब ठीक है। हम पुलिस चौकी पर हैं, यहां कुछ नहीं होगा। मैंने उसे पानी पिलाया और उसका चेहरा पोंछा। तुम दोनों ठीक तो हो? मैंने एक गहरी सांस ली और रात की पूरी कहानी उस सिपाही को सुनाई। ढाबे से लेकर पुल तक जो कुछ भी हुआ, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। सिपाही ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में हैरानी और थोड़ी सी अविश्वास की झलक थी। जब मैंने कहानी खत्म की तो सिपाही कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। इस रास्ते पर ऐसे किस्से मैंने भी सुने हैं, खासकर पुराने ड्राइवरों से। कहते हैं कि बरसों पहले यहां एक भिखारी औरत को एक ट्रक ड्राइवर ने मार दिया था। उसके बाद से कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। उसने सिपाही की बात सुनी और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक सवाल भी था। सिपाही ने आगे कहा, उस औरत के बारे में जो कहानियां मैंने सुनी हैं, वो तुम्हारी बताई बातों से मिलती जुलती हैं। कहते हैं कि वो रात में अकेली सड़कों पर भटकती है और उन लोगों को परेशान करती है जिन्होंने कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की या उनका अपमान किया। मुझे ढाबे पर उस औरत को मना करने की बात याद आ गई। क्या वाकई मेरी गलती की वजह से यह सब हो रहा था? सिपाही ने हमें चाय पिलाई और थोड़ा आराम करने को कहा। छोटू अब भी पूरी तरह से सदमे में था, लेकिन धीरे धीरे होश में आ रहा था। मैंने सिपाही से पूछा,
क्या यहाँ पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं? सिपाही ने हामी भरी। हाँ, कुछ साल पहले एक और ड्राइवर ने ऐसी ही कहानी सुनाई थी। उसने भी एक औरत को देखने और ट्रक के साथ अजीब चीजें होने की बात कही थी, लेकिन तब किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। बाद में वो ड्राइवर ये रूट छोड़कर कहीं और चला गया। उस दिन हमने पुलिस चौकी पर ही आराम किया। सुबह जब सूरज पूरी तरह से निकल आया तो माहौल थोड़ा शांत लग रहा था। छोटू अब भी डरा हुआ था, लेकिन पहले से बेहतर था। मैंने फैक्ट्री के मालिक को फोन करके सारी बात बताई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अपनी कसम खाई तो वो भी थोड़ा परेशान हो गया। उसने हमें वापस आने और कुछ दिन आराम करने को कहा। हम दोपहर तक वापस फैक्ट्री पहुंच गए। मालिक ने हमें पैसे दिए और कुछ दिन छुट्टी लेने को कहा। उस रात की घटना ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रात में ट्रक नहीं चलाऊंगा। छोटू भी उस घटना को कभी नहीं भूल पाया। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा कि वो अब क्लीनर का काम नहीं करेगा, वो अपने गांव वापस जाकर कोई और काम करेगा। मैं समझ सकता था उस रात जो कुछ भी हुआ वो किसी के लिए भी आसान नहीं था। उस घटना के बाद मैंने कई रातें जागकर बिताई। वो सफेद आंखें और खून टपकते होंठ मेरे सपनों में आते थे। धीरे धीरे डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन उस रात का खौफ आज भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं मौजूद है। मैंने अपना फैसला कभी नहीं बदला। आज भी मैं सिर्फ दिन में ही ट्रक चलाता हूँ। रात की सड़कें और सुनसान रास्ते मुझे उस भयानक रात की याद दिलाते हैं। मैं कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। शायद उस रात मैंने जो गलती की थी उसकी सजा मुझे और छोटू को मिली थी। और उस रात के बाद मैंने यह भी समझ लिया कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देखने के बाद भी आसानी से समझ नहीं पाते। वो रात मेरी जिंदगी का एक ऐसा काला अध्याय था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा।